बोहरा बाखल में हुई चोरी, बाखल में मचा हड़कंप। उज्जैन कमरी मार्ग वजीहीपुरा बोहरा बाखल में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हो गई। कनिजा बाई ने बताया कि मैं मेरे घर पर वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। दो अज्ञात व्यक्ति ने मुझे आंटी जी कहकर आवाज दी। जब मैं बाहर गई तो मुझे कहने लगे कि क्या आपको साबुन व पाउडर खरीदना है। मैंने उनको मना कर दिया। फिर मुझे कहा कि हमारे पास सोना धोने का पाउडर है और हम उसके विक्रेता है। हम उक्त चेन जो आपकी गंदी है उसे हम चमका देंगे। उक्त चेन को आप तेल और हल्दी के डब्बे में डालकर रख दो, ये चेन बिल्कुल चमाचम हो जाएगी। जिस पर मैंने उनकी बात मानकर डब्बे में तेल और हल्दी डालकर उसमें सोने की चेन व लॉकेट डालकर बाहर रखकर अंदर चली गई, तथा उक्त व्यक्तियों द्वारा मेरे अंदर जाने पर चेन व लॉकेट को डब्बे से निकाल लिया और मेरे बाहर आने पर मुझसे कहा कि डब्बा भट्टी पर रख दो। मैं भट्टी पर डब्बा रखने के लिए गई तो उसमें मुझे चेन और लॉकेट नहीं मिला। इस प्रकार उपरोक्त व्यक्तिगण मेरी सोने की चेन व लॉकेट लेकर भाग गए। हातिम अली ने कहा कि हमने जीवाजीगंज थाने में आवेदन दिया है। यह चोरी की पूरी घटना कैमरे के फुटेज में दिखाई दे रही है, जिसके आधार पर जीवाजीगंज पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह होगा कि जीवाजीगंज चोरी के फुटेज पर कितना काम करती है। बोहरा बाखल में हुई चोरी, बाखल में मचा हड़कंप। उज्जैन कमरी मार्ग वजीहीपुरा बोहरा बाखल में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हो गई। कनिजा बाई ने बताया कि मैं मेरे घर पर वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। दो अज्ञात व्यक्ति ने मुझे आंटी जी कहकर आवाज दी। जब मैं बाहर गई तो मुझे कहने लगे कि क्या आपको साबुन व पाउडर खरीदना है। मैंने उनको मना कर दिया। फिर मुझे कहा कि हमारे पास सोना धोने का पाउडर है और हम उसके विक्रेता है। हम उक्त चेन जो आपकी गंदी है उसे हम चमका देंगे। उक्त चेन को आप तेल और हल्दी के डब्बे में डालकर रख दो, ये चेन बिल्कुल चमाचम हो जाएगी। जिस पर मैंने उनकी बात मानकर डब्बे में तेल और हल्दी डालकर उसमें सोने की चेन व लॉकेट डालकर बाहर रखकर अंदर चली गई, तथा उक्त व्यक्तियों द्वारा मेरे अंदर जाने पर चेन व लॉकेट को डब्बे से निकाल लिया और मेरे बाहर आने पर मुझसे कहा कि डब्बा भट्टी पर रख दो। मैं भट्टी पर डब्बा रखने के लिए गई तो उसमें मुझे चेन और लॉकेट नहीं मिला। इस प्रकार उपरोक्त व्यक्तिगण मेरी सोने की चेन व लॉकेट लेकर भाग गए। हातिम अली ने कहा कि हमने जीवाजीगंज थाने में आवेदन दिया है। यह चोरी की पूरी घटना कैमरे के फुटेज में दिखाई दे रही है, जिसके आधार पर जीवाजीगंज पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह होगा कि जीवाजीगंज चोरी के फुटेज पर कितना काम करती है। ऐसा पड़ोस में भी आए थे दो जने, तो वो बोले आपकी चेन और सब हम उजाड़ देंगे, गोल्ड आपका थोड़ा उजाड़ लेंगे, तो उन लोगों ने कुछ दिया नहीं। अब ये घर में अकेली थी और इसने उसके बातों में आके और उसको दे दिया, गला की चेन वगैरह लॉकेट वगैरह इसको दे दिया। अब घर में कोई था नहीं तो पड़ोस वालों को बुलाया तो कोई वो आए, जब तक तो भग गए वो बुलाने में, वो इनके पैर से चला नहीं जाए, इसके घुटने में दर्द है। और घर वालों ने मुझे फ़ोन करा, मैं ऑफिस में था, मैं आया जब तक फिर मैं गया, पुलिस में रिपोर्ट करी, फुटेज सब मैंने दे दिया, आवेदन भी दे दिया है, सारी चीज़ मैंने दे दी है। कौन सा थाने में? जीवाजीगंज थाने में। कितना का सामान है करीब? वो करीब 70 से 80 हज़ार, 75-80 हज़ार के आसपास। क्या नाम आपका? मेरा नाम हातिम अली, कनिजा बाई का पति हूँ मैं। सब दो लड़के थे, कोई वो आए और मुझे आंटी जी करके आवाज़ दिया। मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी।
तो मुझे बाहर बुलाया, बोले कि आपको पाउडर चाहिए कि ये लिक्विड बर्तन धोने का भी है मेरे पास और ये टाइल्स साफ करने का भी है। तो मैंने कहा नहीं चाहिए हमें। तो बोले ये मेरे गले में चेन देखी, तो बोले कि ये हम चेन वेन भी उजालते हैं, आपको अभी हम उजाल के ना बता देते हैं। तो उसने बताई, मुझसे एक डब्बे में पानी मंगाया, मैंने थोड़ा सा ला के दिया। तो उसने बोला कि नहीं और लाओ पानी, तो और लाई मैं। तो उसमें ये मेरी चेन डाल दी, इन लोग ने चेन डाल दी और कोई लिक्विड डाला उसमें, और ये क्या पानी डाला और हल्दी डाली उसमें, हल्दी डाली और कि ये कलर के मारे दिखे नहीं चेन है कि नहीं। तो भाई साहब उसमें मैंने बोला कि तुम अब ये ले जाओ, 1-2 मिनट बाद इसको गर्म करके आप उठा लेना कि तो बहुत अच्छी उजल जाएगी। तो मैंने गए अंदर गैस पे गर्म करे, जब तक तो भग गए और देखा तो डब्बे में तो कुछ भी नहीं, खाली डब्बा, और मैं रोटी रह गई। कितनी कीमत की चेन थी वो आपकी? 70 से 75 हज़ार तक की थी चेन, पेंडल दोनों, पेंडल भी था, लॉकेट भी था उस। पहले कभी मैंने देखा यहाँ पे कभी आते हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा उसे, पहली बार ही आए हैं मुझे। क्या नाम है आपका? कनीजा भाई। बजरंग दल और विहिप ने फ्रीगंज में उच्च शिक्षा मंत्री के कार्यालय का किया घेराव। हिंदूवादियों के कोप से बचने के लिए मंत्री भी धरने पर बैठे। उज्जैन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक डॉक्टर मोहन यादव के फ्रीगंज स्थित कार्यालय पर मंगलवार को हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता और नेताओं ने प्रदर्शन किया। यहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता नारे लगाते मंत्री यादव के कार्यालय पहुंचे। हिंदूवादी संगठनों के नेताओं की मांग है कि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के तहत छोटे मंदिरों को न हटाया जाए। इसके साथ ही मंदिर के सामने के करीब 150 मकानों को न हटाया जाए। हिंदूवादियों के कोप से बचने के लिए यहां मंत्री यादव ने प्रदर्शन करने वालों को आश्वासन दिया कि जो भी कार्य होगा उन्हें विश्वास में लिया जाएगा, परंतु विकास कार्यों को रोका नहीं जाएगा। प्रदर्शन में खास बात यह रही कि प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए तो मंत्री यादव भी उनके साथ धरने पर बैठे। उनको तोड़कर जो पेड़ वहाँ पर महत्व 5 पेड़ जहाँ पर पक्षियों की चिचुहाट रहती है, उनको पूरा काट दिया गया ऊपर से, मतलब जिसके कारण से कितने ही हजारों पक्षी वहाँ बैठते हैं। तो ये जो विस्तारीकरण हो रहा है होना चाहिए, नो डाउट, परंतु ये इस प्रकार से सती माता का मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति अभी खंडित हो गई, भैरू बाबा का है, जिसके बाद में पेड़ हो गए। अगर कोई और एक पेड़ का एक टहनी काट लेता है तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। हुई है? हाँ हुई, उदाहरण है। अब ये सारी चीज़ें हो रही है, चूँकि अभी आप जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, ये बात सही है कि उज्जैन में विकास के कार्य चल रहे हैं और विकास के कामों को लेकर के हम सब साथ हैं। कोई भी संगठन के लोगों सबको विश्वास में लेकर चलना इस सरकार की जवाबदारी भी है, और यही कारण है कि हमने अपने बीच में से उनके विषय को समझा भी है। उनका आग्रह था कि भाई जो अगर मंदिर का विकास हो रहा अच्छी बात है, सब सहमत भी है। उन्होंने कुछ बिंदु ध्यान दिलाए कि उन पर प्रॉपर तरीके से जैसे मंदिर अगर हटता है, पूजा विधान का ध्यान रखा जाए। 70 मीटर चौड़ीकरण वाले में भी कुछ विचार करने की बात कही, तो हमने कहा पुनर्विचार कर रहे हैं, निर्णय करेंगे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है, यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो हमने निर्माण कार्य चालू किए हैं वो हम सबको विश्वास में लेकर चलेंगे, किसी भी पक्ष को परेशानी नहीं आना चाहिए, और कुल मिलाकर के विकास के मामले में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। विकास ये एक दिन का नहीं है, ये हज़ारों साल का विकास है, इसलिए प्रॉपर तरीके से गंभीरता के साथ सब पक्ष को विश्वास में लेकर के चलेंगे। वो उज्जैन से जुड़ी लता की यादें। धर्म नगरी उज्जैन से भी लता मंगेशकर की यादें जुड़ी है। वर्ष 1965 में 57 साल पहले वे यहाँ उज्जैन आई थी। देव दर्शन के साथ ही वो कालियादेह पैलेस पहुंची। यहाँ उन्होंने कहा था कि इस स्थान से पौराणिक यादें जुड़ी है। लता मंगेशकर पर उज्जैन के लेखक डॉक्टर संजय मोदी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम संघर्ष, सफलता और लता है। इस किताब को लिखने के लिए लेखक को काफी संघर्ष करना पड़ा। जब किताब लिखने की अनुमति मिली तो लेखक ने करीब 31 घंटे तक लता मंगेशकर से बात की। इसके साथ ही 2 बार प्रत्यक्ष रूप से मिलकर इंटरव्यू लिया। 750 पन्नों की इस किताब में लता मंगेशकर से जुड़ी ऐसी कई अनछुई बातें हैं जो कि समाज के सामने अभी आना बाकी है।
कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्षों से इस किताब का विमोचन नहीं हो सका है। अब जब भी इस किताब का विमोचन होगा तब लता मंगेशकर से जुड़ी कई और नई बातें सामने आएगी। देखिए, लता जी की उज्जैन से जुड़ाव, उज्जैन से कनेक्टिविटी तो 1950 के दशक से है। वो 1957-58 के दरमियान भी उज्जैन आई महाकाल के दर्शन करने के लिए, और फिर लेट 60s में, मतलब 67 या 68 में भी एक बार वो आई हैं। जहाँ तक मेरी बात लता जी से जुड़ने की है, तो उसमें बस केवल इतना सा एक मैटर है जो सभी की जानकारी देने में आता है कि अपने इंदौर से प्रकाशित एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में मैं 2011-12 के दरमियान एक साप्ताहिक कॉलम लिखा करता था। उसका नाम था यादों के गलियारे। वो फिल्म संगीत पर ही आधारित था। तो उसमें मैंने जितने भी लीडिंग पर्सनालिटीज़ रहीं बॉम्बे में, जो कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के प्यारेलाल जी, राकेश आनंद बख्शी जो गीतकार आनंद बख्शी जी के बेटे हैं, राजू नौशाद और अमीन सयानी साहब, इनके साथ में सोनी कोमी के उमी जी, कई संगीतकार गीतकार और उनके परिजन के मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह लिए। और वो कॉलम मेरा चला था करीब 2.5 से 3 साल। एक लीडिंग न्यूज़पेपर में वीकली आता था हर रविवार को, आधे पेज का उसके अंदर वो उन्होंने स्पेस मुझको दिया था। अब क्या होता है, हम लोग जब किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो निरंतर थोड़ा सा और आगे सोचने की, थोड़ा सा आगे बढ़ने की सोचते हैं। अब जब ये सारे लोग हो गए जो जीवित रहे उस दौरान, तो फिर मन में तो आता है ना, लता जी से भी हम बात करें। भाई लता मंगेशकर जी से कौन मिलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास में उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर था नहीं, है ना। मेरी उनसे इसके पहले कभी कोई मुलाकात, कोई बातचीत हुई नहीं। और मैंने किसी, ये जो मेरी जान पहचान के जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग हैं, मैंने किसी से उनका नंबर मांगा भी नहीं, है ना। किसी, सबके अपने अपने पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, कोई क्या सोचे ऐसा। तो मैंने किसी से लिया नहीं। और मैंने लता जी को चिट्ठी लिखी। पहली चिट्ठी जो लिखी मैंने रजिस्टर रेडी किया, वो मेरे को उसका एक्नॉलेजमेंट मिला, बट मेरे को उसका कोई जवाब नहीं मिला, ना तो वहाँ से कोई फ़ोन आया। मैंने चिट्ठी का मेरा प्रारूप यह था कि मैं आप पर एक पुस्तक लिखना चाहता हूँ आपके जीवन पर आधारित, और उसको हम बहुत प्रेरक रूप में, बहुत मोटिवेशनल फॉर्म में हम उसको जो है पब्लिश करना चाहते हैं। तो हमको आपकी अनुमति चाहिए, क्योंकि उनकी परमिशन ज़रूरी है। प्लस वो कुछ बताएंगे किताब में, उनका कहा गया, उनका बोला गया, अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा जो है वो प्रासंगिक भी रहेगा और विश्वसनीय भी होगा पुस्तक में जो चाहिए। तो चूँकि जवाब नहीं आया, तो फिर एक एम्बिशन होती है, एक हम लोग बहुत मतलब जुनून के साथ में अपना काम करते हैं। हम जिस फील्ड में भी हमारी इच्छा होती है, हमारी जो रुचि होती है, रुचि इंसान से सब करवा लेती है, मेरा ऐसा मानना। तो मैंने ऐसा एक नियम बना लिया छोटा सा कि महीने में सिर्फ एक बार मैं लता जी को एक चिट्ठी लिख दिया करूँगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई जवाब नहीं आएगा, तो चिट्ठी का मेरा सिलसिला उनसे चलता रहेगा। मैंने 2.5 साल उनको चिट्ठी लिखी। कहने में ऐसा आता है 2.5 साल लिखी, लेकिन महीने में एक ही बार लिखी। सारी रजिस्टर्ड रेडी से ही मैंने उनको चिट्ठी भेजी, लेकिन 2.5 साल में मेरे को कभी कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे कुछ 1-2 मित्रों ने और मेरे घर के सदस्यों ने कहा कि अब लता जी के ऊपर बहुत पुस्तकें लिखी गई होंगी या उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह आ गए और वो इच्छुक नहीं होंगी, तो बोले ठीक है भाई, उनको नहीं देना होगा तो आप ये सिलसिला बंद करो चिट्ठी लिखने का। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को आखिरी चिट्ठी लिखना है लता जी को। तो मैंने क्या किया कि मैंने बहुत मेहनत करके 3-4 महीने मेहनत करके 27 पेज की एक स्क्रिप्ट बनाई थी पुस्तक, कि मेरे को लता जी पर जो पुस्तक लिखना है उसकी स्क्रिप्ट। मैंने वो स्क्रिप्ट उनको भेज दी, ये सोचकर कि इतनी बड़ी हस्ती हैं वो, उनके पास तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत क्रिएटिव लोग मिलने आते हैं। मेरे जैसे सामान्य से व्यक्ति की छोटी सी स्क्रिप्ट का वो क्या मिसयूज़ करेंगे, वो क्या दुरुपयोग करेंगे, कोई उनके स्टाफ का व्यक्ति भी उसको क्या चुराएगा। तो मैंने फ्रिक्वेंटली उनको भेज दी। वो भेज के मैं तो भूल गया, मैं तो निश्चिंत हो गया, चूँकि 2.5 साल से मेरे साथ में ऐसे ही हो रहा था कि कभी कोई फ़ोन नहीं आया, कभी कोई चिट्ठी नहीं आई। तो ये जब मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजी, उसके 8 दिन बाद फिर उनके स्टाफ का मुझको फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई दीदी आपसे बात करना चाहती हैं, आपकी स्क्रिप्ट हमको मिली है। तो अब मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि दीदी से फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने मेरे को 5-6 दिन बाद जो है वो मिलने का कहा और उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी बातचीत हुई और उन्होंने मेरे को कंसेंट दिया। कंसेंट देने के बाद में फिर कुछ ऐसा तय हुआ कि हर गुरुवार को शाम को 8 बजे मैं उनको फ़ोन कर लिया करता था और जो भी मेरी क्वेरीज होती थी, जो मेरे प्रश्न होते थे, वो मैं उनसे प्रश्न पूछ लिया करता था। वो बात चलती थी उनकी हमारी सुविधा से 20, 25, 30 मिनट टेलीफोन पे, है ना। और ये टेलीफोन पे बातचीत का सिलसिला, जो इंटरव्यू जो मैंने पूरा उनको लिया किताब में देने के लिए, किताब को विश्वसनीय बनाने के, वो मेरा 1.5 साल चला उनसे। 1.5 साल एक लंबा समय होता है और मैं समझता हूँ कि लता जी ने जो इतना समय दिया। मेरी उनसे आखिरी बार बात हुई थी 2016 में।
हाँ, उसके बाद में फिर मैं अपनी पुस्तक में लग गया। कंप्लीट हो गई? किताब मेरी कंप्लीट हो गई। हम पिछले साल इसका विमोचन भी कर रहे थे। क्या नाम दिया है? किताब का नाम दिया है संघर्ष, सफलता और लता। कब इसको आप लॉन्च करने तो जा रहे पिछले साल ये होने वाली थी। मंगेशकर परिवार के एक सदस्य भी उसमें शिरकत कर रहे थे और 2 जगह मैंने मेरा विमोचन शेड्यूल किया था, एक उज्जैन में और एक इंदौर में, है ना। अब उसी समय जो है वो एक पैनिक बटन दबा और कोरोना की दूसरी लहर आ गई, है ना। तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो ही जाती है ना, कि कोई सेलिब्रिटी आए, फिर हम सिंगर म्यूजिशियंस को भी बुलाएं, मतलब हम कुछ अनिश्चितता के दौर में कुछ क्रिएटिव वर्क करने की स्थिति में रहते नहीं। तो जब हो? उस कब लॉन्च करना है इसको आप? अब इसको लॉन्च करना है मेरे को अधिकतम 3 महीने के अंदर, क्योंकि मेरा सारा सब कुछ रेडी है। अब अभी भी नाइट कर्फ्यू वगैरह चल रहा है, एक अच्छे से इवेंट। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक